मनोज तिवारी इस वक्त मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल से लाइव बकायदा बात कर रहे थे। बोल रहे थे जो जख्म दिए वो 3 महीने में भरने वाले नहीं हैं। लेकिन पंकज जी, आज वो पूरे गड़े मुर्दे भी उखड़ रहे हैं। आतिशी मार्लिना यानी जो उनका सरनेम था, उसे लेकर उनके माँ बाप की क्या सोच थी, कैसे अफजल गुरु को लेकर वो लोग उसका समर्थन करते हुए आगे आए थे, वो सब याद दिलाया जा रहा है। देखिए, अफजल गुरु की याद दिलाएं, उनका मार्लिना जो मध्य नाम है वो क्यों है उसकी याद दिलाएं, इस सब का कोई मतलब नहीं है। नवंबर में अगर चुनाव हो गए तो 2 महीने हैं, फरवरी में हुए तो 4 महीने की बात है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है इसकी ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं है क्योंकि सब जानते हैं कि यह सत्ता का तकनीकी हस्तांतरण है और असली काम तो पर्दे के पीछे से अरविंद केजरीवाल ही करेंगे। इसलिए ज़्यादा महत्व इस बात का है कि आम आदमी पार्टी आने वाले महीनों में अखिल भारतीय स्तर पर सकल विपक्षी एकता के मामले में अपनी क्या भूमिका निभाती है। दिल्ली के चुनाव हैं तो जाहिर है कि नई मुख्यमंत्री जोर शोर से सार्वजनिक हित की योजनाएं कार्यक्रम लागू करेंगी। दिल्ली में जीत के लिए जो कुछ भी आम आदमी पार्टी को कदम उठाने आएंगे, हरियाणा में वो सभी सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और तो और जम्मू कश्मीर में भी उसने उम्मीदवार उतारे हैं। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में, झारखंड में केजरीवाल अपने उम्मीदवार देंगे। तो कुछ सवाल हैं जो दिल्ली के चुनाव से बड़े हैं। केजरीवाल के लिए हो ना हो, देश के लिए ये सवाल बड़े हैं। विपक्ष का रूबिकाजी कोई भी राजनीतिक दल करे, मतदाताओं के सामने ये पाखंड लंबे समय तक नहीं चल पाएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर तो वो साथ हैं क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी को हटाना है, बीजेपी आरएसएस से लड़ना है, मगर राज्यों में वो अपने अपने हिसाब से सियासत करेंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी को विपक्ष के राजनीतिक दलों यानी मुख्यतः कांग्रेस के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करना ही होगा। जब तक ये काम नहीं होगा और इंडिया समूह के सभी राजनीतिक दल देश पंकज जी, रंधावा जी ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब किसी राज्य में किसी चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। ये खेल सिर्फ मुझे लगता है इन चुनावों तक था। अब मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक, ये बयानबाजी तक ठीक है, लेकिन जब चुनावी लड़ाई आती है, जिस तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं और जिस बात का खौफ और डर आपको भी है, वो तो अब हो रहा है, होता हुआ दिख नहीं रहा, इनफैक्ट हो रहा है। रवि जी, आपकी जिम्मेदारी केवल दिल्ली तक है आम आदमी पार्टी की, या यू गोइंग टू गो बियॉन्ड इट? देखिए, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये उन्होंने वचन अपना निभाया है। और हाँ ठीक है, क्या हो गया में कौन है इंडी, वो तो बताओ। सभी दल, सभी कांग्रेस दल लड़े हैं अपने अपने खिलाफ। कंफ्यूजन क्या बात है? क्यों आप टीएमसी भी तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, वो भी तो लड़े ना। अरे तो हरियाणा में कौन है असली इंडी? बहुत से राज्यों के गाल पे मार्क है तेजा, ये बताओ तो, ये कौन से गाल पे मार्क है? तेजा कौन है यहाँ पे? आप हो या वो है? ये वो बोल रहे हम इंडिया अलायंस, वो कांग्रेस सपा बोल रही मैं इंडिया अलायंस। नहीं मार्क किधर है? नहीं मार्क किधर है? अरे कौन है असली इंडिया अलायंस? इसका फैसला पहले हो रूबिका के शो पे। क्या जरूरत है? तेजा कौन है? आपको किस बात का? आपको तो कोई अलायंस करने को मिलता ही नहीं है। हमें जनता के साथ करना है रवि जी, आपके तो जनता के साथ है। हम लोग लालू के साथ आते हैं, हम मुलायम जी की पार्टी के साथ नहीं। चाहे आप पीडीपी को ले लीजिए, चाहे वो आपके ही साथ में है, चाहे शिवसेना को ले लीजिए, आप तो पार्टी तोड़ देते हैं। रवि जी, असली इंडी कौन है बताइए, पहले ये बताइए। तो ऐसे बेईमान रवि जी, ब्लड प्रेशर ऊपर मत कीजिए। असली इंडी कौन है ये बताइए। देख लीजिए आपने हर रीजनल पार्टी जिसके साथ नहीं, मैं इस शो में जो भी मुझे सही उत्तर बताएगा कि असली इंडी कौन है, मैं उसको इनाम दूंगा। कितने उदाहरण दे दिए। ये असली इंडी कौन है? ये बोलते हैं मैं असली इंडी, वो पंकज जी बोले मैं असली इंडी। कौन है ये असली इंडी? यही तय नहीं हो पा रहा है इनके बीच में। असली इंडिया अलायंस है। इंडिया इंडी नहीं है, इंडिया अलायंस है। अरे भाई वो तो पत्रकार ने बता दिया था, एक इसलिए है। नहीं मैं आपका दिल रखने के लिए इंडिया अलायंस बोल भी देती हूँ। इंडिया अलायंस ठीक है, लेकिन पंकज जी बताइए, सच में तेजा कौन है? मार्क किधर है? मैं रवि श्रीवास्तव जी से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इंडिया समूह के सभी राजनीतिक दलों ने देश भर में हर राज्य का हर चुनाव यानी हर चुनाव, विधानसभा, नगर निकाय वगैरह आपसी तालमेल के साथ लड़ने का फैसला ईमानदारी से नहीं किया तो इस थोथी विपक्षी एकता को मतदाता अंततः नकार देंगे।
तालमेल में सीटों के अनुपात पर विचार विमर्श होना चाहिए। अगर तालमेल अनिवार्य शर्त नहीं होगी तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है विपक्षी एकता के लिए। इस पर गंभीरता से ध्यान दीजिए। 20 सेकंड में जवाब दीजिए। हर्षवर्धन जी इंतजार कर रहे हैं। एक लाइन का जवाब देना चाहता हूं मेरे मित्र पंकज जी। जब इंडिया अलायंस बना था जुलाई 2023 के अंदर, सबसे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि हर दल साथ में लड़ने की कोशिश करेगा, मगर जहां पर भाजपा के साथ में झगड़ा है, भाजपा के साथ में लड़ाई है, वहां पे वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा। और यही हुआ और उसी ताकत ने आज भाजपा को 303 से 240 पे ला दिया। रवि जी ऐसी बातें मत कीजिए। वहाँ हरियाणा में आपका क्या है? भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्ती वहां पर अगर आप कांग्रेस के साथ जाते तो आसान होती रहा कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए। ये मत कहिए ना, आप कहिए आप लोग बड़े सेल्फिश हो गए हैं। आपको ये सत्ता की ललक जो है और ज्यादा अब पसंद आ रही है। आपको लगता है अब ये कहाँ राहुल गांधी चला पाएंगे, कहाँ कांग्रेस चला पाएगी। अब तो नया जो विपक्ष है वो हम है। तीसरे नंबर की पार्टी है, 161 एमएलए है। थोड़े संशय पैदा करने वाली सेंध मार के बनती जा रही है कि आप गोवा के अंदर पंकज जी कह रहे हैं उसमें दम तो है। आप सुनिए सर, आप सुनिए, दोनों रुक जाइए। रवि जी अभी तो मुश्किल थी आपके लिए वहां सीएम पद पर बैठना भी, आप समझ जाइए। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी है। हर्षवर्धन जी, 1997 लालू यादव, फिर राबड़ी देवी, फिर आता 2024 माफ कीजिएगा उमा भारती वाला पूरा का पूरा मामला जिसमें बाबूलाल गौड़ को बनाया गया था। वो गंगा की शपथ भी दिलाई थी कि मैं जब आऊंगी तो छोड़ना पड़ेगा। फिर 2001 में जयललिता पनीर सेल्वम आ गए थे। फिर उसके बाद आप देख लीजिए नीतीश बाबू, जितिन राम मांझी। यहाँ जो इस वक्त दिख रहा है आपको बिल्कुल वैसा ही होता हुआ या कुछ अलहदा? नहीं, अभी तुरंत का भी जोड़िए रूबिका जी, चंपाई सोरेन तो लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा इन सब से इतर मामला है और इसको आतिशी पहली बार ऐसी कोई मुख्यमंत्री बनी है देश में या बना है जो एडहॉक सीएम, यानी किसी मुख्यमंत्री को, मेरे ध्यान में नहीं है, पंकज जी के ध्यान में हो सकता हो तो वो याद दिलाएं कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो पहले दिन से अस्थायी स्थायी मुख्यमंत्री नहीं। तो पहली बात तो ये सबको पता है, इसलिए बहुत ज्यादा भ्रम की गुंजाइश नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जिसको कहते हैं ना कि वो आदमी, मैं बार बार कहता हूं कि शोध पत्र लिखा जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी किस तरह से पूरे देश में रिवाइव कर रही है ये अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब पंकज जी भले कुछ भी कहें, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जब लोकसभा का भी चुनाव था तब भी वो साथ में आने को तैयार नहीं थे। और कांग्रेस को तो तभी समझना चाहिए था जब उन्होंने अपनी जमीन देने से मना कर दिया था पंजाब में, जबकि पंजाब में तो बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, लेकिन जमीन नहीं दी, दोनों आपस में लड़ गए। अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली की लड़ाई जो 2025 वाली दिख रही है, जो जनवरी फरवरी में चुनाव होंगे, उन चुनावों में क्या होगा? अगर उसमें देखें तो अरविंद केजरीवाल ये जो बहुत जिसको कहें कि शक्तिशाली दिखते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह क्या है कि कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत 10 से घटकर मेरे ख्याल से 4-5 कुछ रह गया है, शायद ऐसा रह गया है। तो जब इतनी कम मत प्रतिशत वाली पार्टी हो तो यानी एक तरह से नगण्य हो गई। अब सवाल यह है कि क्या अभी भी कांग्रेस पार्टी कुछ कर पा रही? भारतीय जनता पार्टी को भी जिस शक्ति से अरविंद केजरीवाल के सामने लड़ना चाहिए था वो शायद लड़ते नहीं दिख रहे हैं। दिल्ली में तो नहीं दिख रहे हैं मुझे, और यहां कोई लीडरशिप भी नहीं दिखती है। इसका लाभ केजरीवाल को मिलता है। केजरीवाल ये बात जानते हैं और हरियाणा में जाने के पीछे ये साजिशी सिद्धांत कहे जाते हैं कि भाई ठीक, हरियाणा चुनाव के पहले जमानत मिल जाती है। अब आज आतिशी सीएम हो गई, अब कल से अरविंद जी के पास पूरा अवसर है, खूब बढ़िया प्रचार करें, हरियाणा में जमकर प्रचार करें। लेकिन एक सीट किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया। तो अब ये जरा तय करने की बात होगी, जिसको कहते हैं ना कि रीडिफाइनिंग ऑफ जो अपोजिशन पॉलिटिक्स है, जो अलाइनमेंट पॉलिटिक्स है, वो नए सिरे से होगी और ये भी देखना बहुत रोचक होगा।